नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अपन लोग प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं, तो आज का सेशन शुरू करें। पहला क्वेश्चन है गढ़वाल, जिसे हम राठौर राजवंश के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले ये पूछा जाता है कि गढ़वाल का जो राजवंश है वो कहाँ का था। तो देखिए, ये बनारस क्षेत्र का एक प्रदेश हुआ करता था गढ़वाल उस समय, ठीक है, राजवंश। तो गढ़वाल राजवंश बनारस क्षेत्र का था और पूछा जाता है कि इसके संस्थापक कौन थे। तो चंद्रदेव थे। अब देखिए, याद करने का सिंपल तरीका है। देखिए, गढ़वाल, या इसको इस तरह से आप पढ़ सकते हैं, जिसका बाल नहीं रहता है, यानी कि जिस लोग का बाल उड़ जाता है, तो उसको क्या कहते हैं कि देखो इसका चांद दिख रहा है। ऐसा ही कहते हैं किसी को चिढ़ाने के लिए, अगर बाल नहीं रहती है, उड़ जाती है, तो उसको क्या कहते हैं चिढ़ाने के लिए कि उसका चांद दिख रहा है। तो यानी कि गढ़वाल, बाल से हम रिलेट करेंगे। इसके संस्थापक कौन हुए? चंद्रदेव, यानी कि चांद दिख रहा है। अब देखिए कि इसी वंश के अंतिम शासक के बारे में पूछा जाता है। तो चंद्र है, या बाल जैसे ही आया चांद दिमाग में आया, तो चंद्र लास्ट में होगा, यानी कि जयचंद इसके अंतिम शासक थे। जयचंद आपको मतलब इतिहास में एक, मतलब कि इनको कायर की दृष्टि से देखा जाता है, यानी कि आप कह सकते हैं इनको वो क्या कह सकते हैं इनको, जो मतलब कि अपने देश के साथ दगा दे देते हैं ना, वैसे नज़र से इनको देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने ही, जयचंद ने ही, जो कि गढ़वाल के यानी कि बनारस के राजा हुआ करते थे, इन्होंने ही मोहम्मद गोरी को बुलाया था भारत पे आक्रमण करने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जयचंद की बेटी, जिनका नाम था संयोगिता, उनका अपहरण किन्होंने किया था? पृथ्वीराज थ्री, या जिन्हें हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। पृथ्वीराज थर्ड बोले या पृथ्वीराज चौहान, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है पृथ्वीराज चौहान के नाम से। तो उन्होंने, पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को अपहरण कर लिया था, जो कि जयचंद की बेटी थी। अब जयचंद की बेटी का अपहरण हो गया, तो ऐसा कुछ लोग मानते हैं इतिहासकार कि बदला लेने के लिए ये मोहम्मद गोरी को बुलाएं। मोहम्मद गोरी आया 91 में, हार के चला गया, ठीक है। फिर आया, मतलब सॉरी, 91 में आया तो हार के चला गया। तब जयचंद को पता चला कि मोहम्मद गोरी अपनी हार का बदला लेने वाला है, तो इसको इनवाइट किया, मोहम्मद गोरी को सेकंड बार इनवाइट किया। मोहम्मद गोरी के पास इतना ताकत नहीं था कि वो सेकंड बार आ सके, पृथ्वीराज चौहान का मुकाबला कर सके। लेकिन यहाँ पे जयचंद ने सहायता किया, सैनिक दिया, क्योंकि यहाँ के नेटिव जो सैनिक होंगे वो ज़्यादा ताकतवर होंगे कि बाहर से आके लड़े। तो इस वजह से मोहम्मद गोरी जीत गया। तो यानी कि अब देखिए कि इसकी तो हत्या कर दी गई, पृथ्वीराज चौहान की, वहाँ ले जा कर के, अफगानिस्तान में ले जा कर के हत्या कर दी गई। लेकिन जयचंद को, मतलब कि ये जो, मतलब कि था, जो इसने किया, उसका फल इसको भी भुगतना पड़ा। अब क्या हुआ कि एक साल तो चुप रहा मोहम्मद गोरी, यानी कि 92 में हराया किसको? 92 में हराया ये पृथ्वीराज चौहान को। 93 में चुप रहा, क्योंकि लगा कि अच्छा भाई इसी ने बुलाया है तो इस पे हमला नहीं करना चाहिए। लेकिन 94 में इस पे भी हमला कर दिया, यानी कि वो कहते हैं ना कि बोओगे जो वहीं काटोगे। तो जयचंद ने बुलाया था, जयचंद को लगा कि अब तो हमको सत्ता सौंप के चला जाएगा। 93 तक तो चुप रहा, एक साल चुप रहा, 94 में इसी पे हमला कर दिया और इसकी हत्या कर दी। यानी कि टोटल कहानी कहने का मतलब समझ में आ गई होगी कि इससे क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे। संयुक्ता किसकी बेटी थी? जयचंद की बेटी थी। जयचंद कौन से वंश का था? कहाँ पे इसका शासन हुआ करता था? राजधानी कहाँ हुआ करती थी? कौन से राजवंश का था? गढ़वाल का था या राठौर का था? तो दोनों एक ही राजवंश है, ठीक है। चंदावत के युद्ध में जयचंद की मृत्यु होगी। यहाँ पे भी चांद लिखा हुआ है। तो इस तरह से गढ़वाल और चांद एक दूसरे से रिलेट करके मैंने आपको समझाए। और पृथ्वीराज थर्ड और पृथ्वीराज चौहान एक ही है, ठीक है। तो इससे काफ़ी सारे प्रश्न आपको सॉल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। परमार वंश के संस्थापक। देखिए, परमार वंश के संस्थापक थे उपेंद्र राज। एक याद करने का तरीका, अगर कोई बांध है, ठीक है, कोई बांध है, ये बांध है, यहाँ पानी अटकी हुई है, तो इधर आने के लिए क्या कर रहे हैं? बांस से यहाँ पे मार, ऊपर मार, ठीक है, ऊपर मार। पर मार मतलब कि ऊपर मार। तो उपेंद्र इसके क्या हुए? इसके संस्थापक हुए, ठीक है। इसकी राजधानी धारा नगरी। याद कैसे करेंगे? जब ऊपर मारेंगे तो धारा निकले लगेगी,
ठीक है, जब बांध के ऊपर मारेंगे बाँस से तो धारा निकलने लगेगी, तो इसकी राजधानी धारा नगरी है। ठीक है, ये चीज़ें याद हो जाएगी। अच्छा, चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण परमार वंश के किस शासक ने करवाया था? ठीक है, ये काफ़ी प्रश्न एकदम से आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए परमार वंश से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो बस यही पूछे जाएंगे। संस्थापक पूछे जाएंगे और इसके प्रसिद्ध राजा एक थे, भोज थे, उनके बारे में पूछा जाता है कि राजा जो भोज हैं वो कौन से वंश से रिलेट करते हैं, तो परमार वंश के। देखिए जैसे ही उसी हम कहानी से याद करेंगे, जैसे ही ये धारा इधर निकलेगी, इधर से मछली आएगी, जब मछली आएगी तो इसको पकड़ के हम भोज करना चालू करेंगे। ठीक है, तो यानी कि एक ही स्टोरी से आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है, अगला देख लेते हैं, संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है? संसद में, हमारे संसद में कितने भाषा प्रयुक्त हो सकते हैं, कौन कौन से यूज हो सकते हैं, तो वो कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? 120 में। ठीक है, इसको ट्रिक नहीं बना पाया, आप अगर ट्रिक बनाने में असमर्थ हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। भारत में पीपी, ट्रिपल पी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के मॉडल का अध्ययन के लिए बनाई गई समिति कौन थी? तो देखिए जो अभी रेलवे में ऐसा लग रहा है ना कि ट्रिपल पी मॉडल लागू हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये संसद भवन में इनका स्टेटमेंट भी आया था रेल मंत्रालय का। ठीक है, तो ट्रिपल पी मॉडल जो ये अपनाया जा रहा है, तो वो किसकी मतलब कि इसके लिए कौन सी समिति की गठन की गई थी? तो केलकर समिति की गठन की गई थी। तो याद करने का सिंपल तरीका है, रेलवे में कभी भी मतलब कि प्राइवेट कर सकता है, मतलब कि केलकर है। ठीक है, ट्रिपल पी मॉडल लागू हो रहा है ना रेलवे में, तो यानी कि कभी भी उसको कल कल हो, आज नहीं तो कल उसको लागू करना ही करना है, ट्रिपल पी मॉडल को, मतलब आज नहीं तो कल, यानी कि कल कर। ठीक है, इस तरह से भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किस समिति के मॉडल पे होता है? देखिए भारत में गरीबी रेखा का जो निर्धारण होता है वो डीटी लकड़ावाला, ठीक है, 1993 में ये जो अपनी ये कमेटी थी उन्होंने रिपोर्ट दी थी, उसी के आधार पे अभी गरीबी रेखा का निर्धारण होता है। अब देखिए गरीबी रेखा का निर्धारण कैलोरी बेस्ड पे होता है। ठीक है, कैलोरी यानी कि अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं और 2100 कैलोरी से कम ले रहे हैं तो यानी कि आप गरीब हैं। आपके पास कितना भी करोड़ रुपया है, लेकिन ये कहता है कि अगर आप 2100 कैलोरी प्रतिदिन से कम ले रहे हैं तो यानी कि आप गरीब हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी। ठीक है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा वर्क लोड ज़्यादा होता है, फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है, इस वजह से इसमें जो एनर्जी का जो है वो थोड़ा बढ़ा के रखा गया है। तो यानी कि अगर आप, मैंने बताया ही कि आप करोड़पति भी हैं और 2100 से कम कैलोरी ऊर्जा ले रहे हैं मतलब खाने पीने में, तो आप गरीब हैं। अगर आप अंबानी भी हैं तो पर भी आप गरीब हैं। मतलब कि ये अजीब सा लग रहा है ना, लेकिन ऐसा ही है, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। तो देखिए लकड़ा वाला को हम इस तरह से याद करेंगे कि जो लकड़ी वकड़ी बेचते हैं वो गरीब ही होते हैं, इस तरह से हम याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर वर्ष 2010 से कब मनाया जाता है? तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। याद करने का मैंने बताया था, इसको बहुत बार तरीका बताया था कि देखिए पंचायती राज यानी कि पंच वगैरह बैठते हैं तो चेयर पे बैठते हैं, बाकी लोग नीचे बैठते हैं। तो चेयर के कितने पैर होते हैं? 4 होते हैं ना। ठीक है, तो इस तरह से लास्ट में 4 आ जाएगा, 2 4। ठीक है, यानी कि लास्ट में 4 आएगा, बाकी आप देख लेंगे आसानी से, अगर याद होता है तो याद कर लेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आज जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो आपको याद हो गए होंगे, नहीं तो एक बार रिवीजन करेंगे तो याद हो ही जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।